Welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education, जम्मू। हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन भारती, मास्टर कोच टीचर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्लास 10th की। इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। 10th क्लास की हमारी जो ये टेक्स्ट बुक है, इसका यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं आज हम, और इसका पार्ट 1। इसको हम 2 पार्ट्स में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और जो पहला पार्ट है वो हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स के क्रिएटिंग जॉब्स इन इज अ कीस्टोन ऑफ एनी इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम। व्हेन वी टॉक अबाउट रिकवरी प्रोग्राम, इट मीन्स के जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इसीलिए क्योंकि हम कहते हैं ये कीस्टोन होता है किसी भी कंट्री की, स्टेट की या पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। इट मीन्स कि उस इलाके में, उस पर्टिकुलर इलाके में या यूनियन टेरिटरी या स्टेट की बात करें तो कभी कभी ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं फॉर द होल कंट्री कि कैसे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, कैसे लोगों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की मैं कहूँगा प्रिंसिपल होता है किसी भी कंट्री का कि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो पाती है जब किसी देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा होता है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जब बात करेंगे तो कैसे जनरेट करना है ये समझने से पहले कि जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर में पहले क्या रहा, अब क्या रहा, उसको समझना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कि इसके 2 एस्पेक्ट्स, एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है और दूसरा है सोशल एस्पेक्ट। जब हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स इनकम टू पुअर फैमिलीज, रिवाइव्स डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टिमुलेट्स ओवरऑल ग्रोथ। इट मींस के किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की, और व्हेन वी टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, इट मींस कि हमारी यूनियन टेरिटरी में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है ये कि जहां ये एक तरफ किसी भी परिवार को, वो चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, इवन की इंडस्ट्रियलिस्ट की भी मैं बात करूंगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है सेक्टर ये। तो ऐसे में ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये रिवाइव करता है डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट मींस कि जब किसी आदमी को रोजगार मिलेगा, अगर कोई आदमी कहीं एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती है तो उसके पास मनी आती है। इट मींस कि उसको अर्निंग्स उसकी बढ़ती है ना, उसकी जो कंजम्पशन जो होती है वो बढ़ती है। जब पैसा आता है तो पैसा खर्च किया जाता है, जब पैसा आता है तो हम बात करते हैं कि हमारी जो डिमांड्स होती हैं हम उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो डिमांड्स के साथ साथ हम बात करते हैं कि हमारी डिजायर्स क्या होती है। बहुत बार हम लोग डिजायर्स और डिमांड्स में 2 कंसेप्ट पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो डिजायर्स हम क्या क्या चाहते हैं, डिमांड्स कि हमारे पास क्या उतना फाइनेंशियल हमारी पोजीशन है, हम विलिंग हैं पे करने के लिए, एबल एंड विलिंग, हम 2 बातें यहाँ करते हैं। क्या हम वो उस डिमांड के लिए हम पैसा हमारे पास है, या उसको पूरा करने के लिए हम विलिंग है, मार्केट में जो रेट है उस रेट में हम वो चीज लेना चाह रहे हैं, उस डिमांड को हम क्या फुलफिल कर पाते हैं, उस डिमांड को भरपाई कर पाते हैं। तो ये 2 चीजों को समझना है। इट मीन्स कि एक तरफ ये डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा करता है, और जब डिमांड बढ़ती है किसी इलाके की तो उस पर्टिकुलर गुड्स की या सर्विसेज की डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। उसकी जितना डिमांड बढ़ेगी उतनी जो होती है वो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, डिमांड बढ़ने के साथ साथ उस एरिया में ज्यादा जो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, जिससे पूरे इलाके की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं। वहीं दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, कि सोशली, यानी एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो प्रमोट सोशल हीलिंग, encourage the return of displaced persons and improve social welfare in the long run। अब देखिए कि जिस इलाके में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, आप बहुत सारे ऐसे इलाके देखिए कि अभी आप पूरे देश के अंदर देखिए कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। जब हम जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं
तो बहुत सारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हिस्से हैं जहां उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों से वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो हमारे इलाके में आके काम कर रही है। इट मीन्स कि वहां उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसके बदले वो यहाँ आकर काम कर रहे हैं। वहीं यहाँ जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे जो है हमारा स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी गए हुए हैं, वहीं पंजाब और हिमाचल और मुंबई बहुत सारी प्रदेशों में जाकर के वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब यही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इलाके में ही मिलना शुरू हो जाती हैं, तो वो जो लेबर सेक्शन या वो जो बेरोजगार रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में परिवार से कट के गया होता है, अपनी सोसाइटी से कट के गया होता है, तो वो दोबारा अपने क्षेत्र में आ जाता है। तो जो एक सोशल बॉन्डिंग रहती है, परिवार से मिलके रहता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, वो परिवार टूटते नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा फायदा रहता है। और देन एंड इम्प्रूव सोशल वेलफेयर इन द लॉन्ग रन। जब आपको पता है कि अगर सोशल कनेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट, यानी बाहर से वापस आकर के अपने परिवार, अपने सोसाइटी के साथ रहता है, तो उस सोसाइटी के वेलफेयर भी ग्राहक के साथ साथ होते रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक आपको ये ध्यान में लाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूंगा, तो आपको बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी एक ऐसे फेज में है, 370 और 35A टूटने से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य सरकार जो थी वो अपनी कई तरह की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज थी उसकी। उस पॉलिसीज में हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी थी, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पॉलिसी अपनी थी, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते थे। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को जो है मर्ज कर दिया गया। तो अभी एज पर हमारी टेक्स्ट बुक जो है उसमें बहुत सारी चीजें आउटडेटेड हो गई हैं, उनमें कुछ चीजें एडिशन हो गई हैं। तो मैं आज कोशिश करेंगे हम लोग कि इसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नई चीजें जो आज की डेट में हमारे काम कर रही हैं, कौन सी स्कीम्स हैं ऐसी जिनके जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश की गई है। पूरे आतंकवाद के दौरान हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। कश्मीर घाटी के अंदर वही पिछले कई सालों से जो चाहे वो इंडस्ट्रियल या छोटे छोटे सेक्टर्स थे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, हमारा टूरिज्म सेक्टर था, तो ये अलग अलग सेक्टर्स में हमें पता है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सरकारें नाकामयाब ही रही हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारी नई स्कीम्स को जो है लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कौन कौन से सेक्टर्स जो है उनको चुना गया है कि जहां पर ज्यादा स्कोप है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, जिन सेक्टर्स को अगर प्रमोट किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही बहुत ज्यादा रोजगार के जो है माध्यम सामने आएंगे। उसमें सेक्टर्स आइडेंटिफाइड फॉर जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट opportunities in the union territory on sustainable basis. When we talk about sustainable basis, it means कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहीं सीजनल तो नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग जानते हैं कि वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल भी होती है कि वो सीजन होगा तो एग्रीकल्चर का काम चलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसको सस्टेनेबल की बात की गई है कि लंबे समय तक एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। इसके लिए कुछ सेक्टर्स को चुना गया है, एक एक सेक्टर्स की हम यहां पर बात करेंगे। प्रायोरिटी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात की गई है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग हार्टिकल्चर की भी बात करेंगे, फ्लोरिकल्चर की भी बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग की भी बात करेंगे, हम फिशिंग की भी बात करेंगे, माइनिंग की भी बात करेंगे। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का बहुत सारा 75% से अधिक जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, गांव में रहती है। तो ऐसे में क्या गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करके रोजगार जो है दिया जा सकता है? हम जानते हैं कि जो हमारी यूटी की जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 20-22% के बीच में ही रहती है। सर्विस सेक्टर जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, हमारा थर्ड पार्ट है, हमारे जो सेक्टर्स हैं उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस सर्विस सेक्टर की रहती है। लेकिन अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम, जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन कम रहती है। तो ऐसे में क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है? इसको लेकर राज्य में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स पर काम चल रहा है और काम शुरू हुआ है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। एग्रीकल्चर में हम लोग जानते हैं कि हमारे चाहे घाटी की बात करें या जम्मू के आरएसपुरा की बात करें तो यहाँ राइस जो है बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में यहाँ का बासमती राइस जाता है।
वहीं उसके अलावा हम बात करें हार्टिकल्चर की, तो कश्मीर घाटी से हम जानते हैं कि एप्पल जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, देश के विभिन्न कोनों में भी तो जाता है, विदेशों में भी जाता है। उसी तरह फ्लोरिकल्चर की बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमें पता है जैम, मुरब्बा और ड्राई फ्रूट्स जो है वो कश्मीर घाटी में तो बड़े पैमाने पर वहां से जो है बाहर प्रदेशों में भेजा जाता है। और जब भी कोई टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आता है तो यहाँ का फ्रूट जो है वो अवश्य अपने साथ लेके जाता है। और ड्राई फ्रूट की आपको पता है कि बहुत बड़ी मार्केट जो है कश्मीर घाटी के अंदर है, उसमें एप्पल जो है इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल। इसके साथ एनिमल हस्बेंड्री, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर फॉडर की जो है कमी नहीं है। तो ऐसे में ग्रास और फॉडर को कैसे यूज करके एनिमल हस्बेंड्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। उसमें बहुत सारे फार्मर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, बहुत सारे फार्मर्स को सब्सिडी पर, वो बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी स्कीम्स हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे है, चाहे वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के नाम पे है, उनको फैसिलिटीज दी जा रही है ताकि किसान अपना काम शुरू करे, अपनी एनिमल हस्बेंड्री का माध्यम बना करके अपनी अर्निंग्स को बढ़ाए। डेयरी फार्मिंग को, पोल्ट्री फार्मिंग को, इसको अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज भी दी जा रही है। इसके अलावा हैंडलूम्स की और हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, हम लोग जानते हैं कि कश्मीर घाटी का शाल हो, चाहे वो वहाँ के जो कपड़ा हो, कश्मीर का टेक्सटाइल मिल हो, जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी जो है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ में एम्प्लॉयमेंट देने में। अब पश्मीना शाल की बात करें तो यहाँ का जो अपने लोकल ड्रेसेस होते हैं इनकी बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बाकी कोनों में मांग रहती है। जब भी कश्मीर घाटी में कोई आता है तो यहाँ का पश्मीना शाल, या जिसको रिंग शाल भी कहा जाता है, रिंग से निकल जाता है, तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, यहाँ का कपड़ा लेके जा रहा है। तो ऐसे में इसको प्रमोट करने के लिए विभिन्न योजनाएं जो है सरकार ने बनाई है। अब इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर ना होने की वजह से जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस निकलता है उसकी कंजम्पशन नहीं हो पाती। कुछ जगह पे हमारे पता है कि सेल्फ कंजम्पशन के अलावा भी जो प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन ज्यादा होने के बाद यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा वीक हो तो आप जानते हैं कि वो कहीं कंज्यूम नहीं हो पाएगा, जब उसकी खपत नहीं होगी तो उसका वो रेट नहीं मिल पाएगा। तो इतना प्रोडक्शन होने के बाद एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री ना होने से एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की वजह से बाहरी राज्यों से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था और ना ही कर सकता था। वहीं कश्मीर घाटी में आतंकवाद लंबे समय तक रहा, अलगाववाद रहा, उस वजह से भी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई। आतंकवाद की वजह से और बहुत सारा अनरेस्ट होने के कारण कश्मीर घाटी में इंडस्ट्रीज जो है कामयाब नहीं, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो भी कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे पहुंच गई थी। ऐसे में 35A और 370 टूटने के बाद अभी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो खास करके हेल्प करेंगे बेरोजगार लोगों को बाहरी प्रदेशों से वापस अपने देश में लाने के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको पता है कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जहां बहुत बड़ा एक सेक्टर होता है जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को यहाँ काम मिलता है। अगर हम जम्मू कश्मीर का एक आंकलन करें तो हम देखें बहुत सारे स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर बाहरी राज्यों में, मैंने कहा, वो जाते हैं। जब यहीं पर इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो वो यहीं पर अगर काम करेंगे तो उनकी, मैंने कहा, सोशल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की बात करें, आप जम्मू कश्मीर से बाहर निकलें तो देखें कि ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है हेल्थ सेक्टर में खासकर एडवांसमेंट हुई है, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, हॉस्पिटल्स खुल गए हैं जो हर प्रकार की समस्या के लिए वहां पर उनके समाधान होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकारी तौर पर तो हेल्थ सेक्टर ने अच्छा काम किया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के तौर पर देखा जाए तो अभी भी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं होने पर हमारे यहीं से जो है लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों में, पंजाब या दिल्ली वगैरह में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ऐसे में हेल्थ सेक्टर में अभी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, ताकि यहीं पर सेक्टर उनका इंस्टीट्यूट्स खुले, हेल्थ हॉस्पिटल्स खुले, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े खुले, ताकि वो ना कि केवल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे बल्कि जो क्वालिटी ऑफ हमारा एजुकेशन है वो भी, स्टैंडर्ड ऑफ जो है एजुकेशन है वो भी इसमें बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हम जानते हैं कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स।
जब हम लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनको टारगेट किया गया, इसको चुना गया, आइडेंटिफाई किया गया, इसमें रोड्स और रेलवेज हैं। हम अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे नेशनल टनल की बात करें, चाहे सिंथन जो रोड बनी है उसकी बात करें, हम चंबा भद्रवा की बात करें, तो पुंछ से जो है मुगल रोड की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी नई सड़कें जो हैं उनका निर्माण हुआ है। और प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, इसमें देश के दूर दराज के गांव को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जब भी किसी गांव की तरफ सड़क जाती है तो उस गांव के जो लेबर सेक्शन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो हम जानते हैं कि वो खर्चा भी करेगा। जब किसी गांव की तरफ सड़क जाती है तो कहा जाता है कि जहां सड़क जाएगी वहीं डेवलपमेंट होगी। सड़क जाने से वहां पर सारा का सारा सामान वहीं पहुंच जाता है, घर में पहुंच जाता है। जो खर्चा अब पैदल या घोड़ों पर कहीं सामान गांव पे पहुंचाया जाता था, वहीं अब गाड़ी के माध्यम से घर के पास पहुंचने से न केवल समय की बचत होती है बल्कि इसके साथ साथ उस इलाके की तरक्की भी होती है। वहीं हम जानते हैं कि वहां स्कूल्स भी खुल जाते हैं रोड के किनारे, कमर्शियल लैंड्स भी लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के सड़कें और रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप देखते हैं कि कहीं भी रोड बनती है तो वहां छोटी छोटी दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं, वही दुकानों के माध्यम से उस इलाके के लोगों को रोजगार मिलना शुरू होता है। और वही जो मटेरियल सड़क में यूज होता है, रेल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से सामान आता है, कहीं ना कहीं उसमें भी गाड़ियों का प्रयोग होता है। तो वो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्पफुल साबित होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। अगर हम बात करें कि पिछले कोरोना काल की ही मैं बात करूं तो कोरोना में हम लोगों ने देखा होगा कि जितना एकदम से जो एक मैनुअल सिस्टम था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। टीचर्स जो है वो घर बैठे जो है, टीचर्स में अभी आपको यही बैठ करके आपको पढ़ा रहा है, देश के विभिन्न कोनों में इसको सुना जा रहा है। तो ऐसे में ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट हुई है, एंड्रॉइड फोन हो या नई जो इसके साथ गैजेट्स हैं, उन गैजेट्स को लेकर के वो अपना काम आगे कर रहा है। गैजेट्स को लेने का मतलब है कि जितनी गैजेट्स को लेंगे, जितनी गैजेट्स की डिमांड बढ़ेगी, उतनी जो है आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। प्रोडक्शन के लिए आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों की जरूरत पड़ेगी। हमारे जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे मिलकर के उन सबको रोजगार मिलेगा। तो ये सेक्टर जो है जल्दी ग्रो करता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, इसके कंस्ट्रक्शन में हम जाते हैं कि चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, है ना, कुल मिलाकर के जब प्राइवेट बिल्डिंग्स कहीं बनना शुरू होंगी तो वो प्राइवेट बिल्डिंग के लिए जो लेबर सेक्शन है वो उसी इलाके को लेबर जो है वो काम करता है। इसके अलावा टूरिज्म और ट्रैवल, जम्मू कश्मीर की बैकबोन की अगर हम बात करें तो वो टूरिज्म सेक्टर है। हम जानते हैं कि आज से 30 साल पहले की बात करें तो कश्मीर घाटी में फिल्में बना करती थी, और आतंकवाद की वजह से फिल्में बंद हो जाने के कारण क्या था कि जब फिल्म बनती थी तो फिल्म को जब दर्शाया जाता था किसी, जब वो थिएटर में लोग देखते थे तो लोगों का आकर्षण कश्मीर घाटी की प्रति और यहाँ की खूबसूरती के प्रति बढ़ता था। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ विजिट करने आते थे। फिल्में बनना बंद हुई, लोगों की यहाँ चीज कहीं दिख नहीं रही थी। एक ही चीज जो है मीडिया के माध्यम से दिखाई जाती थी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। वहीं पॉलिटिकल जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद को दिखा करके अपनी रोजी रोटी सीख रहे थे। ऐसे में कश्मीर घाटी के इस टूरिज्म को और पूरे जम्मू कश्मीर के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारी, वो चाहे रिलीजियस हो, तो उनकी ओर जो है सरकार का एक टारगेट है कि इन जगहों को कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए। अभी बहुत सारे एरियाज को जो है श्राइन बोर्ड्स वहां पर बनाए गए। और कश्मीर घाटी में प्रमोशन के लिए आप जानते हैं कि वो जो डल लेक है, अब डल लेक में जो जितना भी शिकारा चलाने वाले लोग हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज दी जा रही है, सस्ते लोन दिए जा रहे हैं। और वहीं जो शिकारा बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं उनको दी जा रही है। हाउस बोट्स, आप कश्मीर घाटी में जाएंगे तो डल लेक में हाउस बोट्स पे हर एक आदमी चाहता है एक रात बिताए, तो वहां जाकर के वहां रहने से भी लोगों का आकर्षण उसकी ओर बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है। अब टूरिज्म के साथ साथ ट्रेवल का रिश्ता है। अगर आपकी सड़कें बन रही हैं तो इट मीन्स कि बहुत सारे इलाके जो है टूरिस्ट मैप में शामिल किए गए हैं। सड़क बन जाएगी तो जितनी सड़कें बनती हैं उस इलाके में नई गाड़ियां आना शुरू होती हैं। तो नई जब गाड़ी आएगी तो देश की ओवरऑल, देश में उन गाड़ियों की मांग भी बढ़ती है। तो गाड़ियों की मांग बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। और हम जानते हैं कि टूरिज्म और ट्रैवल एक बहुत बड़ा हेल्प करता है होटल्स और केटरिंग में।
क्योंकि जहां सड़क पहुंचेगी वहां प्रयास किया जाता है होटल बनाने का। और जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया है कि होटल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है सब्सिडी भी दी जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी सुविधाएं दी जा रही है ताकि उस इलाके में होटल्स जो है वो बड़े पैमाने पर खुल सकें। और होटल्स के साथ आपको जानते हैं कि कैटरिंग का संबंध है, कैटरिंग सेक्टर को भी इसमें बहुत बड़ी प्रमोशन मिलती है। अब सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी, मैंने कहा कि पहले पॉलिसीज थी एम्प्लॉयमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडस्ट्रियल था जो सेक्टर था या एग्रीकल्चर सेक्टर में था। अब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जब स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गई, तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारी स्कीम्स को मर्ज करके अलग नाम दिया गया। लेकिन अगर वो स्कीम्स इतनी कारगर थी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन उन स्कीम्स में वो आउटपुट नहीं निकल पाई। लेकिन केंद्र सरकार ने एक नई योजना जो है जम्मू कश्मीर के जो जनता है इनके लिए लाई और उसको नाम दिया बैक टू विलेज। सरकार का बैक टू विलेज का मकसद क्या है इसको समझना, और इसके बाद इससे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब पहले हम समझते हैं द बैक टू विलेज प्रोग्राम इज एम्ड टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, अर्स्टवाइल हमारी स्टेट थी, इसके जो ऑफिशियल्स हैं, इन अ जॉइंट एफर्ट टू डिलीवर द मिशन ऑफ इक्विटेबल डेवलपमेंट। द प्रोग्राम इज एम्ड at energizing panchayats and directing development efforts in rural areas to community participation। अब इस स्कीम के अंदर एक विशेष ध्यान दिया गया कि पहले सरकार निर्णय लेती थी कि किस प्रकार किस इलाके में क्या क्या कार्य हाथ में लिए जाए, लेकिन अभी बैक टू विलेज के अंदर जो है जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं इनको 2 days and 1 night का प्रोग्राम दे करके हर एक गांव में टीम बनाकर भेजेगी ताकि उस इलाके की स्थानीय समस्याओं को समझा जाए, उस इलाके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझा जाए, उस इलाके में डेवलपमेंट कैसे होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से और पंचायत मेंबर्स की पार्टिसिपेशन से। इस पर एक प्रोजेक्ट बना करके गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए कहा गया। तो इन्हीं टीम्स ने पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हर एक क्षेत्र में जाकर के विजिट किया और वहां जाकर के रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने एक प्लान बनाया। अब इसमें एक बहुत बड़ा इसके पीछे उद्देश्य रहा था, वो क्या था, टू टर्न अनएम्प्लॉयड जम्मू एंड कश्मीर यूथ इनटू जॉब प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। अब जम्मू कश्मीर में क्या था कि लोग जॉब ढूंढते थे कि हमें जॉब मिले, लेकिन सरकार ने कहा बैक टू विलेज के अंदर हम ऐसे प्रोग्राम्स को लाएंगे जिसमें वो जॉब प्रोवाइडर होगा, जॉब सीकर नहीं होगा। इट मींस कि उसको ऐसी फैसिलिटीज दी जाएंगी ताकि वो अपना जॉब शुरू करे, जब अपना जॉब शुरू करेगा तो वो आगे जॉब प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए एक सरकार ने टारगेट फिक्स किया, उसने कहा टू टर्न 50,000 यंगस्टर्स इन द यूनियन टेरिटरी इनटू एंटरप्रेन्योर्स दिस ईयर। अब जो 21-22 का जो साल है, इस 22 में एक टारगेट रखा सरकार ने कि 50,000 नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। एंटरप्रेन्योर मीन्स कि वो कहीं काम नहीं करता है, वो अपना काम करता है। जब वो अपना काम करेगा तो आगे एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो देगा। इट मीन्स कि वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बन जाएगा बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब क्या किया हुआ कि फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर दी गई। अब द एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक जो सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 340 करोड़ रुपए का लोन जो है वो अभी तक दिया जा चुका है 19,600 नौजवानों को पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर, और इसके जो फर्स्ट फेज प्रोग्राम थे उनके तहत दिया गया। अभी थर्ड फेज पे काम चल रहा है। नॉट ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बट आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू अदर फैमिलीज। जब हम कहते हैं कि खाली एक को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, बल्कि वो बाकी लोगों को जब रोजगार देगा तो उनके गुजर बसर के लिए भी एक हेल्पफुल साबित होगा, उन परिवारों के लिए भी। अब कुछ सरकार ने नए इनिशिएटिव्स लिए। अब नए इनिशिएटिव में क्या है, उसमें है कि 100% इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स। अब कुछ स्कीम जो है वो चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से हैं, चाहे वो पूरे पर्टिकुलर एरियाज के लिए हैं, लेकिन अब 100% इंप्लीमेंटेशन की बात की है वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, कि वो इंडिविजुअली किसी को परिवार को सहायता मिले। फोकस ऑन स्कीम्स एंड एक्टिविटीज दैट कैन बी अंडरटेकन टू डबल फार्मर्स इनकम। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हमारे किसान हैं। जब हम किसानों की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जितने भी लोग हैं, एग्रीकल्चर और इसकी जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, वो चाहे फिशिंग है, चाहे
पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, वो सारा का सारा इसी सेक्टर में आता है कि तो उसकी 22 तक इनकम डबल की जाए। और असेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेजर्स एंड स्कीम्स एम्ड एट एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट देम। तो सरकार ने इस पॉलिसी को 100% लागू करने के लिए पंचायत को पूरी तरह अवेयर किया जा रहा है, आम लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जिससे वो एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाया जा सकता है। अब जो इसके अलावा एग्रीकल्चर के बाद सरकार का एक एम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 35 और 370 से पहले बाहरी राज्यों से कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, तो ऐसे में कोई भी बाहर से नहीं कर पाता था। तो कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद के कारण इंडस्ट्रीज जम्मू से भी रीजन से कोई नहीं लगा सकता था, तो ऐसे में लोकल भी एंटरप्रेन्योर्स इतना इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे आतंकवाद और अलगाववाद के कारण। लेकिन अभी 35 से हटने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर को ओपन कर दिया फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। तो हम जानते हैं कि इसके लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट्स भी ऑर्गेनाइज किए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स देश के विभिन्न कोनों से जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अपनी ओर से प्लान बनाया। उसका प्लान में था कि जो नई पॉलिसी है, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, वो 1/4/2021 से जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो गई है। इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू 4.5 लाख पर्सन्स। तो ये जो पॉलिसी है इसको टारगेट किया गया है कि 4.5 लाख जो नौजवान है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें उनको रोजगार मिलेगा। It will further load to the socio-economic transformation of the region and will encourage sustainable development by attracting new investment for unlocking the growth potential. अब जम्मू कश्मीर के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारा पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बासमती जो है हम इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हार्टिकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है, घाटी से हम पूरे देश के कोनों में और बाकी क्षेत्रों में हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग इस पूरे को फूड प्रोसेसिंग के तहत लाकर हार्टिकल्चर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसको यूज करके क्या अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इसके लिए काम किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए देश के विभिन्न कोनों से इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर आकर के अपना काम प्रारंभ करने के लिए हैं। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हों और भविष्य में जो सरकार का 4.5 लाख का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से वो स्कीम्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं ताकि ये स्कीम्स जल्द से जल्द यहाँ पर लागू की जा सके। अब ये जो नई स्कीम है इट विल बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द रीजन एंड हेल्प JKUT इन बिकमिंग आत्मनिर्भर एंड विल ब्रिंग न्यू एरा प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर पीपल। जितनी इंडस्ट्रीज यहाँ लगेंगी तो इंडस्ट्रीज में हम जानते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों को एम्प्लॉयमेंट होती है। और जैसा कि सरकार की मंशा है कि वो जॉब प्रोवाइडर बनाए लोगों को, ना कि जॉब सीकर बनाए। जब वो इंडस्ट्रीज में कुछ लोग अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो नई जो इंडस्ट्री पॉलिसी है इसके अंदर अलग अलग बाइफरकेट किया गया है, सेक्शंस बनाए गए हैं। जो जैसे ए क्लास सिटीज है जम्मू और घाटी की, मैं कश्मीर की बात करूं, श्रीनगर की बात करें, उसके अलावा जो फार फ्लंग एरियाज है, अगर कोई जम्मू कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज में भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो कंपैरेटिवली जम्मू से उनको फैसिलिटीज ज्यादा जो है वो दी जा रही है। और दूसरी, दिस विल आल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, इनलैंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग हो या एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग जानते हैं कि बहुत स्कोप है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नई पॉलिसी का आगाज किया है और बहुत बड़े पैमाने पर इन स्कीम्स को तेजी से लागू करने के लिए सरकार की प्रयास आरंभ हो गए। तो हमारे सिलेबस में सेक्टर्स कौन कौन से हैं ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर सरकार के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारे प्रोग्राम थे, इनको हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे और अकॉर्डिंगली एग्जाम की तैयारी करेंगे। और अगले चैप्टर में हम लोग आगे बात करेंगे क्या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा भी जम्मू कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम हो रहा है। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पुरानी स्कीम्स हैं जिनको मर्ज करके नई स्कीम का नाम दिया गया है, और जो सरकार की तरफ से जो लोन फैसिलिटीज हैं उन लोन फैसिलिटीज में कितने % की सब्सिडी है, कितना मार्जिन मनी होना चाहिए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है, आप जॉब प्रोवाइडर तो बनेंगे, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे कैसे, उसका माध्यम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उन सब चीजों में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो अगले चैप्टर में हम लोग अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।